क्या आपको ऐसा लगता है कि आप अपने माइंड का ज्यादा से ज्यादा फायदा उठा रहे हैं या आप इसकी इमेंस पावर को यूज करने के लिए स्ट्रगल करते हैं? द सोर्स बुक में न्यूरोलॉजिस्ट और प्रोफेशनल कंसल्टेंट तारा स्वाट बताती हैं कि अपनी डिजायर को हासिल करने के लिए आपको अपने माइंड की पूरी पावर का यूज करना होगा। इसका मतलब ये समझना है कि दिमाग आपके इमोशंस, सोचने के अलग अलग तरीकों और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टाइम खुद को कैसे बदलता है। इस वीडियो में हम अपनी मनचाही लाइफ को बनाने के लिए अपने दिमाग के वर्किंग सिस्टम से ज्यादा फायदा उठाने के बारे में डिस्कस करेंगे। हम न्यूरोप्लास्टिसिटी के कॉन्सेप्ट और सोचने के उन तरीकों का पता लगाएंगे जिनका यूज आपको अपने दिमाग की कैपेसिटी को इसके मैक्सिमम पोटेंशियल तक बढ़ाने के लिए चाहिए। फिर हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन से अपने माइंड की पावर को बढ़ाने के तरीके को जानेंगे और एंड में हम इन आइडियाज को रियल लाइफ में अपनाकर फायदा उठाने के लिए 4 स्टेप प्रोसेस की बात करेंगे। लेकिन इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमारा चैनल YouTube के बेस्ट समरी चैनल में से एक है। हमारी वीडियोस कभी कभी थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट पर कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, इसलिए वीडियो को एंड तक देखना बहुत जरूरी है। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। सबसे पहले समझते हैं सोचने के 5 तरीके। पहला है नेगेटिव पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें। स्वॉट कहती हैं नेगेटिव बिलीफ्स या आपको नेगेटिवली मोटिवेट करने वाली चीजों पर बहुत ज्यादा भरोसा ना करें, क्योंकि ऐसी चीजें आपके पॉजिटिव माइंडसेट पर हावी हो सकती हैं और आपकी सेल्फ ग्रोथ में बड़ी रुकावट बन सकती हैं। जैसे आप अपनी जॉब को लेकर बार बार ये सोचने लगते हैं कि इतने कम पैसों में खर्च कैसे चलेगा और इसके अलावा मुझे दूसरी जॉब भी नहीं मिल पाएगी। तो आपकी ये नेगेटिव इंस्पिरेशन आपको इतना ज्यादा नेगेटिव करने लगेगी कि पॉजिटिव मोटिवेशन पर हावी हो जाएगी और पॉसिबिलिटी है कि कुछ टाइम बाद ऐसा सच में हो जाए। नेगेटिव इन्फ्लुएंस की वजह से हमारी प्रोडक्टिविटी खराब हो जाती है, जिससे परफॉर्मेंस खराब होने लगती है और प्रमोशन नहीं मिल पाता और एंड में इनकम सच में ही कम हो जाती है। तो अब सवाल है कि अगर ऐसा है तो जब आपको ऐसा लगने लगे कि नेगेटिव फीलिंग्स आपको मोटिवेट करने की बजाय कमजोर कर रही हैं, तो क्या करना चाहिए? तो इसके लिए आपको उनसे डरने की बजाय उन्हें चैलेंज करना चाहिए। हारने का डर और दूसरों के अप्रूवल की जरूरत, इन जैसे नेगेटिव फीलिंग्स इनइफेक्टिव मोटिवेटर की तरह काम करती हैं, जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं और फोकस्ड और पॉजिटिव रहते हुए जरूरी चीजों में विश्वास करने से रोकती हैं। आप अपने नेगेटिव मोटिवेटर्स को एक अलग नजरिए से देखते हुए उन्हें रीडिफाइन करके चैलेंज कर सकते हैं। इसके लिए उन प्रॉब्लम से एक कदम पीछे हटें जो आपको नेगेटिव सोचने के लिए मोटिवेट कर रही हैं और उन पर एक ब्रॉड माइंडसेट से सोचें। इस बारे में सोचें कि अब से 5 साल बाद आपकी प्रॉब्लम्स कैसी होंगी। अगर आपका जवाब है कि अच्छी हो जाएंगी, तो इस बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। आप अपने पॉजिटिव साइड पर ध्यान दें और ये अपने आप टाइम के साथ ठीक होती जाएंगी और इससे आपको कोई फर्क भी नहीं पड़ेगा। अपनी हर उस प्रॉब्लम के साथ ऐसा करें जो आपको नेगेटिवली इन्फ्लुएंस करती है, क्योंकि ये तरीका आपको अपनी हर प्रॉब्लम से इंडिविजुअली डील करने में हेल्प करता है ताकि उनका आप पर और आपके पॉजिटिव मोटिवेशन पर कम इफेक्ट पड़े। सोचने का अगला तरीका है फिजिकल हार्मनी। स्वाट का सोचने का एक और तरीका आपकी फिजिकल बॉडी और सेंसेस के साथ तालमेल बिठाना है, जो आपके दिमाग और बॉडी के बीच रिलेशन को मजबूत करने में आपकी हेल्प करता है। इसमें एक स्पेसिफिक तरह की सेंसेस शामिल होती है जिसे इंट्रोसेप्शन कहा जाता है, जो आपकी बॉडी की इंटरनल वर्किंग को समझने से जुड़ी सेंसेस है। इंट्रोसेप्शन आपको बताती है कि आप कब भूखे हैं, थके हुए हैं, बहुत गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है, और इसी तरह की बातों के अलावा आपको महसूस करवा के बताती है कि कब आपको बाथरूम जाने की जरूरत है। अपनी फिजिकल अवेयरनेस और सेल्फ कॉन्ट्राडिक्शन में इंप्रूवमेंट के लिए आपको अलग अलग कंडीशन में आपकी बॉडी कैसा महसूस करती है, इसके बारे में अवेयर रहना होगा। इसके लिए ऑथर एक डेली ट्रैकर रखने की एडवाइस देती हैं, जिसमें आप रिकॉर्ड करें कि आप क्या खाते हैं, कैसा महसूस करते हैं और आप कितनी बार टॉयलेट जाते हैं। ये आपकी बॉडी की वर्किंग और आपके मूड के बीच आपसी कनेक्शन को समझने और बनाने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा आप बॉडी स्कैन भी कर सकते हैं। ये एक मेडिटेशन से जुड़ी एक्टिविटी है जिसमें आप गहरी सांस लेते हुए अपना ध्यान नीचे से ऊपर तक अपनी बॉडी के हर एक पार्ट पर लगाते हैं। सोचने का तीसरा तरीका है इंट्यूशन या इनर नॉलेज। यहाँ इनर नॉलेज का मतलब अपने गट पर भरोसा करना है। हालांकि ये अजीब लग सकता है, लेकिन रिसर्च से पता चला है कि गैस्ट्रोइंटेस्टिनल और डाइजेस्टिव सिस्टम असल में हमारे दिमाग की फंक्शनिंग पर सीधा इफेक्ट डालते हैं। स्टडीज बताती हैं कि एक हेल्दी माइक्रोबायोम मूड पर पॉजिटिव इफेक्ट डालता है और नेगेटिव थिंकिंग को कम करता है। इसके अलावा हमारी बॉडी में 90% सेरोटोनिन है, जो एक हैप्पी हार्मोन है। ये गट में रिलीज होता है, जो गट की हेल्थ को मूड से जोड़ता है और हमारा मूड अच्छा रहता है। दूसरी स्टडी से पता चला है कि गट बॉडी के 95% सेरोटोनिन को रिलीज करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जो ऑथर की इस बात को सपोर्ट करता है कि मूड काफी हद तक गट की हेल्थ पर डिपेंड करता है। इसके अलावा सेरोटोनिन को कम या ज्यादा करने वाली मेडिसिन पर भी रिसर्च करने से पता चला है कि ये दवाएं भी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली गट को हेल्दी रखने के लिए काम करती हैं।
हेल्दी गट बनाए रखने से हमारी इनर विजडम अच्छी रहती है, जिससे बेहतर डिसीजन लेने में हेल्प मिलती है। अपनी गट हेल्थ को बेहतर बनाने के लिए रेगुलर बेसिस पर एक्सरसाइज करें और हेल्दी फूड खाएं। इसके अलावा हेल्दी गट के लिए स्ट्रेस को अच्छी तरह से मैनेज करना जरूरी है। लंबे टाइम तक स्ट्रेस रहने से बॉडी के डाइजेशन के लिए खर्च की जाने वाली एनर्जी कम हो जाती है, जिससे डाइजेशन से जुड़ी प्रॉब्लम हो सकती है, जो माइंड पर नेगेटिव इफेक्ट डालती है। अपने गट को हेल्दी बनाए रखने के लिए इन हेल्दी रूटीन्स के अलावा आप जितना हो सके अल्कोहल से बचें, क्योंकि ये गट के माइक्रोबायोम पर नेगेटिव इफेक्ट डालते हैं। बहुत ज्यादा अल्कोहल पीने से स्ट्रेस बढ़ सकता है और डिप्रेशन हो सकता है, जो आपके गट को नुकसान पहुंचा सकता है और आपके इनर विजडम को खराब कर सकता है। सोचने का चौथा तरीका है लॉजिक। लॉजिकल थिंकिंग ही हमें अच्छे डिसीजन लेने में हेल्प करती है। जब हम लॉजिक से सोचते हैं तो अपने बिहेवियर और कामों में उनके होने के कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप की पहचान करने की कोशिश करते हैं और फिर उनके बेस पर अपने ऐसे डिसीजन लेते हैं जिनसे हमें अपनी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग रिजल्ट मिल सके। इससे हमारे अंदर उन कामों के लिए अकाउंटेबिलिटी की फीलिंग क्रिएट होती है कि अगर मैं एक्स तरह से काम करता हूँ तो मुझे वाई तरह के रिजल्ट मिलेंगे। ये एक अच्छी बात है, लेकिन इसके नेगेटिव इफेक्ट भी हो सकते हैं। ऐसे में अकाउंटेबल रिस्क लेना ही हमें कुछ नया करने और अच्छा ऑप्शन चुनने में हेल्प करता है। हम अक्सर लॉजिकल थिंकिंग को सोचने के दूसरे तरीकों, स्पेशली इमोशन से अलग होने की तरह भी देखते हैं, लेकिन ठीक इसका उल्टा सच है। इमोशंस हमारे लिए हर एक लॉजिकल डिसीजन को प्रेजुडिस करते हैं, मतलब शुरू में ऐसा फील करवाते हैं जैसे लॉजिकली तो वो चीज ठीक हो, लेकिन रियलिटी में ठीक नहीं है। इसके अलावा सोचने के दूसरे तरीके भी हमारी लॉजिकल थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करते हैं। हमारी लॉजिकल थिंकिंग को अपनाने की इसी सोच के दूसरे तरीकों के साथ बैलेंस बनाना है, जिस पर यह भी डिपेंड है। और जब हम मुश्किल प्रॉब्लम या डिसीजन पर पहुंचते हैं तो अपनी सभी कॉग्निटिव एबिलिटीज का यूज करते हैं। लॉजिकल डिसीजन पर इमोशंस का इफेक्ट हमारे लॉजिक को खराब नहीं करता, बल्कि लॉजिकल थिंकिंग तब खराब हो सकती है जब हम अपने लॉजिक को मिसकंसेप्शन या गलत फैक्ट के बेस पर बने हुए फैक्ट को बेस बनाकर डिसीजन लेते हैं। स्पेशली कॉज एंड इफेक्ट की थिंकिंग को कॉज से जुड़े मिसकंसेप्शन से खराब किया जा सकता है, जो इस मिसअंडरस्टैंडिंग को दिखाता है कि कोई कॉज किसी इफेक्ट को कैसे क्रिएट करता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप एक्सरसाइज करने का प्लान बना रहे थे और ये डिसाइड करने की कोशिश कर रहे थे कि इस बार एक्सरसाइज के टाइम स्विमिंग करनी चाहिए या नहीं, तो आप सोच सकते हैं पिछली बार जब मैंने स्विमिंग की थी उसके बाद मुझे अच्छा महसूस नहीं हुआ, इसलिए मैं दोबारा स्विमिंग नहीं करूंगा। हालांकि ऐसा किसी और रीजन से भी हो सकता है और जरूरी नहीं है कि स्विमिंग की वजह से ही आपको पिछली बार बुरा महसूस हुआ था। इसमें दूसरे फैक्टर्स भी हो सकते हैं, जैसे कि आपने क्या खाया, आप कैसे सोए, या क्या आप किसी बीमारी से जूझ रहे थे। इसलिए इस मिसकंसेप्शन या गलत फैक्ट से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन लेने से आप उस चीज को मिस कर सकते हैं जो आपके लिए एक मजेदार और फायदेमंद फिजिकल एक्टिविटी हो सकती है। डिसीजन लेने की कैपेसिटी डिसीजन की थकान की वजह से भी खराब हो सकती है। कई बार ऐसी सिचुएशन आती है जहां आपको जितने ज्यादा डिसीजन लेने होंगे, अच्छे डिसीजन लेना उतना ही मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपके माइंड की एनर्जी खत्म हो रही है। आपके लिए हर एक डिसीजन में सोचने के सभी अलग अलग तरीकों को एक्टिवली मैनेज करने से आप में जल्दी ही डिसीजन लेने की थकान पैदा हो सकती है। बहुत सारे ऑप्शन चुनने से होने वाली थकान से बचने के लिए ऐसा रूटीन बनाने की कोशिश करें जिससे आपके हर दिन लेने वाले डिसीजन के नंबर्स कम हो जाएं। एग्जाम्पल के लिए, हफ्ते की शुरुआत में अपनी सभी डाइट का प्लान बनाकर उसे पूरे हफ्ते फॉलो करें। इसी तरह अपने दूसरे कामों में भी इसे यूज करें। सोचने का अगला तरीका है क्रिएटिविटी। एंड में शॉर्ट क्रिएटिव थिंकिंग के बारे में बताती हैं। आमतौर पर हम क्रिएटिव थिंकिंग को आर्टिस्टिक एक्सप्रेशन जैसे गिटार या पेंटिंग जैसे किसी आर्ट का एक्सप्रेशन मानते हैं, लेकिन ये इसका सिर्फ एक हिस्सा है। क्रिएटिव थिंकिंग में आपके फ्यूचर के लिए एक विजन बनाने और उसे पूरा करने के लिए ऑप्शन चुनने की काबिलियत भी शामिल है, जो आपको उस फ्यूचर को रियल बनाने में हेल्प करती है। इसके लिए आपको अपनी क्रिएटिव एबिलिटीज पर भरोसा रखना चाहिए। हम सभी क्रिएटिव बन सकते हैं। अगर आपके अंदर कोई आर्ट नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप क्रिएटिव नहीं हैं। याद रखें, क्रिएटिविटी का मतलब आर्टिस्टिक बनना नहीं है। कुछ लोग बाय बर्थ दूसरों से ज्यादा आर्टिस्टिक होते हैं, लेकिन हो सकता है कि वो क्रिएटिव ना हो, जबकि दूसरी ओर हर कोई क्रिएटिव बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन की। एक बार जब आप ये जान लेते हैं कि अपने माइंड को अच्छी तरह से कैसे एनर्जी देनी है और अपने माइंड की प्रोडक्टिविटी को ज्यादा से ज्यादा कैसे बढ़ाना है, तो आप अपना मनचाहा फ्यूचर बनाने के लिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज आसानी से कर सकते हैं। बहुत से लोग लॉ ऑफ अट्रैक्शन को स्पिरिचुअल या फेथ बेस्ड कॉन्सेप्ट की तरह जानते हैं, क्योंकि बहुत सारी सेल्फ हेल्प बुक्स और प्रोग्राम्स में इसे इसी तरह से बताया गया है। लेकिन रियलिटी में इसका न्यूरोलॉजिकल रीजन है कि ये लॉ क्यों काम करता है। इसके लिए ऑथर लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रिंसिपल्स को बताती हैं। पहला प्रिंसिपल है अबंडेंस का। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज करने के लिए पहला स्टेप अबंडेंस के माइंडसेट को अपनाना है। अबंडेंस माइंडसेट वो माइंडसेट है जिसमें आप ये मानते हैं कि दुनिया और यूनिवर्स इसमें रहने वाले सभी लोगों की डिजायर को पूरा करने में पूरी तरह से सपोर्ट करता है, और आप मानते हैं कि सभी के सपने पूरे करने के लिए इस यूनिवर्स में रिसोर्सेज मौजूद हैं। यानी यूनिवर्स में इतने ज्यादा रिसोर्सेज हैं कि अगर सभी लोगों के सभी सपने पूरे कर दिए जाएं, तब भी रिसोर्सेज बाकी रहेंगे और खत्म नहीं होंगे।
इस तरह सोचने से आप पॉजिटिव सोचने और हम्बल बिहेवियर करने के लिए मोटिवेट रहते हैं। इस तरह सोचने से आप स्कार्सिटी मेंटालिटी या कमी के माइंडसेट से दूर होने लगते हैं, जो इस डर पर बेस्ड है कि सभी के सपने पूरे करने के लिए रिसोर्सेज मौजूद नहीं है और जो आपके पास है उसे खोने से बचने के लिए आपको कड़ी मेहनत की जरूरत है। द सीक्रेट में रोंडा बाइन कहती हैं कि आपका माइंडसेट आपके आसपास की दुनिया को बदल देता है ताकि यूनिवर्स आपको वो दे सके जिसकी आपको जरूरत है। ये नजरिया आपकी लाइफ को बेहतर बनाने के लिए अंदर से बदलाव लाने पर ध्यान देते हैं, लेकिन रोंडा बाइन का ज्यादा झुकाव इस बात पर जोर देता है कि ये बदलाव यूनिवर्स के साथ कम्युनिकेट करने का एक सोर्स है और यूनिवर्स आपकी लाइफ में होने वाले चेंजेस के साथ उस बातचीत का जवाब देगा। एज अ न्यूरोलॉजिस्ट स्वॉट का कहना है कि हमारा दिमाग फायदे के कंपैरिजन में नुकसान पर डबल ध्यान देता है, जिसका मतलब है हमारी नेचुरल टेंडेंसी फायदा हासिल करने के कंपैरिजन में नुकसान से बचने के लिए बहुत ज्यादा कोशिश करने की है। रिस्क के लिए ये नजरिया हमारी पॉजिटिव चेंज लाने की कैपेसिटी को डिस्टर्ब कर देता है। इसलिए अबंडेंस माइंडसेट को अपनाने के लिए आपको इस बात पर ध्यान देना होगा कि आप फेलियर को कैसे देखते हैं। फेलियर का मतलब ये नहीं है कि आपको हार मान लेनी चाहिए ताकि आप कुछ भी ना खोएं। दरअसल सक्सेस के लिए फेलियर बहुत जरूरी है। ये वही है जो हमें इम्प्रूव करने के लिए मोटिवेट करता है और अबंडेंस माइंडसेट को इम्प्रूवमेंट के लिए अंदर से तैयार रहकर लगातार आगे बढ़ने के लिए मोटिवेट करता है। दूसरा प्रिंसिपल है मैनिफेस्टेशन का। मैनिफेस्टेशन तब होता है जब आपके डिजायर और आपके इंटेंशन इस तरह से एक होते हैं कि आप लाइफ में उन चीजों को अट्रैक्ट कर सके जो आप चाहते हैं। ये एक एक्शन बेस्ड कॉन्सेप्ट है। ये सिर्फ अच्छी बातें सोचने और जो आप चाहते हैं उसका जादुई तरह से हो जाने का इंतजार करने के बारे में नहीं है, बल्कि जो आप चाहते हैं उस पर ध्यान देने के बारे में है ताकि आप इसे रियल बनाने के लिए जरूरी एक्शन आसानी से ले सके। मैनिफेस्टेशन दो न्यूरोलॉजिकल प्रोसेसेस पर डिपेंड करता है, सेलेक्टिव अटेंशन और वैल्यू टैगिंग। सेलेक्टिव अटेंशन तब होता है जब आप इररिलेवेंट इन्फॉर्मेशन को फिल्टर करते टाइम सिर्फ जरूरी इन्फॉर्मेशन पर ध्यान देते हैं। इसमें दिमाग लगातार बहुत ज्यादा मात्रा में इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होता है और ये किसी भी एक टाइम में सिर्फ थोड़ी इन्फॉर्मेशन पर ही फोकस कर सकता है। ऐसे में अगर आप अपना फोकस उन चीजों पर लगाते हैं जो आप लाइफ में चाहते हैं, तो आप जल्दी खुद को उन चीजों पर ज्यादा से ज्यादा ध्यान देते हुए पाएंगे, क्योंकि आप अपने माइंड को उन पर नजर रखने और उनके बारे में सोचने के लिए तैयार कर रही हैं। रिसर्च से पता चलता है कि हमारा दिमाग हर सेकंड सेंसेस से लगभग 11 मिलियन बिट इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता है, लेकिन ये एक्टिवली सिर्फ 50 बिट्स को ही प्रोसेस कर सकता है। इसका मतलब है कि आपका अनकॉन्शियस माइंड आपके कॉन्शियस माइंड को वो इन्फॉर्मेशन जिसकी उसे जरूरत है वो देने के लिए हर सेकंड लाखों बिट्स इन्फॉर्मेशन को फिल्टर कर रहा है। जब आप अपने माइंड को कुछ चीजों पर ध्यान देने के लिए तैयार करते हैं, एग्जाम्पल के लिए जो चीजें आप लाइफ में चाहते हैं, तो आप अपने दिमाग को उन पर ज्यादा ध्यान देने के लिए ट्रेन कर रहे होते हैं, जिससे सिलेक्टिव अटेंशन बायस हो सकता है। ये बायस आपको उस चीज पर ध्यान देकर फायदा पहुंचा सकता है जिसे आप मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन का दूसरा न्यूरोलॉजिकल प्रोसेस वैल्यू टैगिंग है। इसका मतलब आपकी ली गई इन्फॉर्मेशन को इमोशनल वैल्यू देने से है। जैसा कि पहले बताया गया है, इमोशन हमारी सोच को बहुत इन्फ्लुएंस करते हैं और हमारे एक्शंस और डिसीजन पर असर डालते हैं। इसलिए उन चीजों के साथ एक मजबूत और पॉजिटिव इमोशनल वैल्यू जोड़ना जो आपको अपने गोल की तरफ बढ़ने में हेल्प करती है, आपके बिहेवियर को बेहतर बनाएगा और आपको उन चीजों को ज्यादा हासिल करने के डायरेक्शन में और तेजी से आगे बढ़ाएंगे। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप बचपन में अपनी फैमिली के साथ वॉक पर जाना पसंद करते थे, तो शायद आपके अंदर पैदल चलने या बाहर घूमने के बारे में एक पॉजिटिव फीलिंग होगी जो उस जगह से मिलती जुलती होगी जहां आप टहलते थे। अगर आपका गोल बाहर ज्यादा टाइम बिताना या ज्यादा एक्सरसाइज करना है, तो ये पॉजिटिव इमोशन आपको उस गोल की तरफ बढ़ने में हेल्प कर सकता है। इसके अपोजिट, अगर बाहर वॉक करना आपके लिए एक स्ट्रेस इंसिडेंट था, तो आपको इससे बुरा लग सकता है। इसलिए इस टाइम इसके बजाय दूसरी एक्टिविटीज करने पर ध्यान देना आसान लगेगा जिनके बारे में आप पॉजिटिव फील करते हैं। स्टडी से पता चलता है कि इमोशनल टैगिंग डायरेक्टली सबकॉन्शियस लेवल पर होती है और हमारे ज्यादातर डिसीजन और एक्शन पर असर डालती है। हालांकि आप ये हमेशा कंट्रोल नहीं कर सकते कि आपका माइंड जरूरी इन्फॉर्मेशन को किस तरह से इमोशनल वैल्यू देता है। बस उनके बारे में अवेयर रहने से आपको उन इन्फॉर्मेशन पर बेहतर तरह से ध्यान देने में हेल्प मिल सकती है जो आपके गोल के लिए जरूरी है। चलिए 4 स्टेप प्रोसेस के बारे में जानते हैं जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकते हैं। ये वो जगह है जहां आप अब तक सीखी गई हर चीज को अप्लाई करेंगे। पहला स्टेप है अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाएं। सेल्फ अवेयरनेस ही आपको बदलाव के मौकों को पहचानने और उनका फायदा उठाने में हेल्प करती है। इसके लिए ऑथर कई जर्नलिंग टेक्निक्स को बताती हैं जो आपकी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले एक डायरी में रोज ये लिखना शुरू करें कि आपका बचपन आज भी आपको कैसे इन्फ्लुएंस कर रहा है। आपकी परवरिश और स्पेशली जिन लोगों के साथ आप जुड़े हुए थे, उनसे आपने जो सीखा वो आज आप जो हैं उसे बहुत इन्फ्लुएंस करता है। ये रिलेशन बचपन में आपके लिए आइडियल का काम करते थे। उन्होंने ट्रिगर्स जैसे स्ट्रेस, गरीबी, प्रॉब्लम्स या अपॉर्चुनिटीज में कैसा सोचना और बिहेव करना चाहिए, इसके बारे में आपके बिहेवियर के जरिए आपको अपनी लाइफ में सिचुएशन से डील करने के लिए एक आइडियल रोड मैप दिया।
इन सीखे गए तरीकों को आपकी लाइफ को कंट्रोल करने से रोकने के लिए आपको उनके बारे में पता होना चाहिए। आप और आपकी फैमिली के दूसरे मेंबर्स ने जब आप बड़े हो रहे थे तब क्या रोल निभाए, आपकी फैमिली ने कौन से सीक्रेट छुपाए और उनका आप पर क्या असर पड़ा, आपकी फैमिली के बिलीव्स और वैल्यूज क्या हैं और आपकी फैमिली कमियों और अच्छाइयों को कैसे देखती है, इन्हें एक डायरी में लिख लें। अब सोचे कि ये चीजें आप पर किस तरह से असर डालती रहती हैं। दूसरे न्यूरोलॉजिस्ट भी आज को बेहतर ढंग से समझने के लिए बचपन के एक्सपीरियंसेस और रूल्स के बारे में सोचने के फायदों के बारे में बताते हैं। कुछ लोग ऑथर की बताई हुई एक्टिविटीज के साथ साथ अडल्ट अटैचमेंट इंटरव्यू जैसे रिसोर्सेज का यूज करके आपके बचपन का एक नैरेटिव अकाउंट बनाने की सलाह देते हैं। मतलब आज तक बचपन की कौन सी चीज ने आपको कैसे इन्फ्लुएंस किया, उसे याद करके लिख लें। इस तरह अकाउंट बनाने से आपको जो सेल्फ अवेयरनेस मिलती है वो आपके दिमाग को अपने काम करने के तरीकों को बेहतर बनाने के लिए अलग अलग फील्ड्स और कनेक्शन से जुड़ने में हेल्प करती है। कुछ न्यूरोलॉजिस्ट सजेस्ट करते हैं कि आप थोड़ा और आगे बढ़ें और एक जीनोग्राम बनाएं। जीनोग्राम का मतलब अपने पास्ट को पहचानने और समझने के लिए कई पीढ़ियों से एक फैमिली के अलग अलग मेंबर के बिहेवियर पैटर्न की हिस्ट्री को देखकर समझने की कोशिश करते हैं कि वो बिहेवियर आपके आज के बिहेवियर को कैसे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। ये आपकी फैमिली और उनके अलग अलग बिहेवियर को डिटेल देता है, जिससे ये आपके सेल्फ अवेयरनेस को और भी ज्यादा बढ़ा सकता है और आपको जनरेशनल इश्यूज और दूसरी तरह के फैमिली पैटर्न को समझने और उनसे डील करने में हेल्प कर सकता है। इसके बाद ऑथर आपको बचपन से सीखे गए पैटर्न और बिलीव्स को ज्यादा गहराई से समझने में हेल्प करने के लिए एक एक्सरसाइज करने के लिए कहती हैं। इसमें उन 6 बिलीव्स की लिस्ट बनाएं जो आपकी खुशी को बढ़ाते या कम करते हैं। फिर हर एक के बारे में उस बिलीव का सपोर्ट करने के लिए आपके पास मौजूद प्रूफ को एक्सप्लेन करें। इसके बाद आपके पास मौजूद उन एविडेंस को लिखें जो उस विश्वास को मानने से मना करते हैं। एंड में इस बारे में सोचें कि क्या ये बिलीव्स आपकी लाइफ में कुछ वैल्यू जोड़ते हैं और आप उन लोगों और चीजों को कैसे छोड़ सकते हैं जो आपके लिए यूजफुल नहीं है। टाइम टू थिंक में नैन्सी क्लाइन ने 3 तरह के लिमिटिंग बिलीव्स यानी कि ऐसे बिलीव जो हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं उनके बारे में बताया है। कुछ लिमिटेड बिलीव्स फैक्ट्स होते हैं जो ऑब्जेक्टिवली सच है। एग्जाम्पल के लिए मेरे पास प्रेजेंट में ये नहीं है, इसमें ये की जगह आप जो चाहते हैं उसे शामिल करें। अगर आप ये की जगह कुछ ऐसा नहीं सोचते हैं जो सच में चाहते हैं तो ये फैक्ट आपको पूरी तरह से ठीक लग सकते हैं, लेकिन बार बार इस तरह सोचने से विश्वास बन जाएंगे और इन नेगेटिव बिलीव्स को पकड़ कर रखना आपको लिमिटेड कर सकता है और आपको ये सोचने पर मजबूर कर सकता है कि आप बदलाव नहीं कर सकते, जबकि हर टाइम बदलाव का मौका होता है और आप अच्छे बदलाव कर सकते हैं। ऑथर जिस दूसरे टाइप के बिलीफ को बताती हैं वो एंटिसिपेशन यानी कि अंदाजा है या उन चीजों के बारे में विश्वास करना जो हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं जो चाहता हूँ उसे पाने की कोशिश करने का रिस्क उठाता हूँ तो मैं फेल हो सकता हूँ और अगर ऐसा हुआ तो मुझे बुरा लगेगा। फेलियर को एक बुरी चीज की तरह गलत ठहराने के अलावा ये बिलीफ मानता है कि कुछ गलत होगा, जबकि रियलिटी में हर बार ऐसा नहीं हो सकता। इस लिमिटेड बिलीफ को दूर करने के लिए इस तरह सोचें, मैं कोशिश करता रहूंगा तो एक दिन जरूर कामयाब बनूंगा। तीसरा लिमिटेड बिलीव्स बेसिक कॉन्सेप्ट है। ये हमारी दुनिया के बारे में बेसिक बिलीव्स हैं जिनका हमें अक्सर एहसास भी नहीं होता। एग्जाम्पल के लिए मैं इसके लायक नहीं हूँ। जब भी आप अपने आप को ऐसा कहते हुए पाएं तो इसकी जगह आप जिसके लायक बनना चाहते हैं उसे कहें। इस तरह करके आप अपने लिमिटेड बिलीव्स को दूर करके ग्रोथ की तरफ बढ़ने लगेंगे। दूसरा स्टेप है एक्शन बोर्ड क्रिएट करें। ये आपके दिमाग को हर दिन आपके गोल्स को याद दिलाकर आपके मनचाहे बदलाव लाने के लिए इंस्पायर करेगा। इस पर अपने गोल से जुड़ी बातें, फोटो और पिक्चर्स को लगाएं और इसे ऐसी जगह लगाएं जहां आप इसे हर दिन देख सकें। तीसरा स्टेप है ज्यादा अवेयर बने। आप डेलिबरेटली अपना ध्यान अपने एक्सपीरियंस पर इस तरह से दें जैसे वो सच में हो रहे हैं। मतलब आपको वो करना है जिसे आमतौर पर हम माइंडफुलनेस के नाम से जानते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में रहना आपको अपने पुराने बनाए हुए उस पैटर्न से बाहर ले जाता है। आपको उन पुराने बिलीव्स को हटाने में हेल्प करता है जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प नहीं करते हैं और ऐसे नए बिलीव्स बनाने में सपोर्ट करता है जो आपको हेल्प करते हैं। ज्यादा अवेयर बनने के लिए ऑथर माइंडफुलनेस मेडिटेशन की रोज कुछ टाइम प्रैक्टिस करने की सलाह देती हैं, जिससे आपके मन में लगातार ली जा रही इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करने की आपकी कैपेसिटी में सुधार होता है। इसके लिए आप बॉडी स्कैन कर सकते हैं, यानी कि कुछ टाइम के लिए मेडिटेशन में बैठकर आपको अपनी बॉडी के हर एक हिस्से पर कुछ टाइम ध्यान देना है। और इसके अलावा किसी मोमेंट या एक्सपीरियंस जैसे खाना खाना, टहलना या म्यूजिक सुनने के दौरान अपने अंदर उठने वाले इमोशंस पर गहराई से ध्यान देने के लिए बस दिन में कुछ बार टाइम निकालें। रिसर्च से पता चला है कि माइंडफुलनेस के सभी तरीके हमारे फोकस को बनाए रखने और आने वाले रुकावटों को रोकने की हमारी काबिलियत में सुधार करने में हेल्प करते हैं। माइंडफुलनेस आपके रिलेशन को बेहतर बनाकर दूसरों से जुड़ने की आपकी स्किल को भी बेहतर करता है। माइंडफुलनेस टेक्निक को इमीडिएटली एक अच्छी आदत बनाना भले ही मुश्किल लग सकता है, लेकिन आप उन लोगों के ग्रुप में शामिल होकर इसे आसान बना सकते हैं जहां दूसरे लोग भी माइंडफुलनेस करते हैं। चौथा स्टेप है प्रैक्टिस करें।
ये चेंजेस आसानी से या जल्दी से नहीं होते। इन चेंजेस को करने और हमेशा के लिए मजबूत आदतें बनाने के लिए आपको एक्टिवली और रेगुलर बेसिस पर पूरी तरह से इन पर ध्यान देने की जरूरत है। पहले बताए गए तरीकों को फॉलो करने से आप फाइनली अपने गोल तक पहुंच सकते हैं। इसके अलावा आपके और आपकी मनचाही लाइफ के बीच मौजूद रुकावटों की पहचान करना जरूरी है। ऐसा करने के लिए कागज के एक टुकड़े पर 3 कॉलम बनाएं और पहले कॉलम में अपने गोल्स लिखें, दूसरे में उन बिहेवियर्स को लिखें जो आपको इन गोल्स को हासिल करने में रुकावट पैदा कर रहे हैं, तीसरे कॉलम में उन बिलीव्स को लिखें जो इन बिहेवियर को करने के लिए इंस्पायर कर रही हैं। ये वो चीजें हैं जो अबंडेंस का माइंडसेट डेवलप करने में आपके रास्ते में रुकावट बन रही हैं और आपके गोल की तरफ बढ़ने में आपकी ग्रोथ को रोक देते हैं। इसी के साथ अफर्मेशन की एक लिस्ट बनाएं। एक पेज पर सेल्फ हेल्प बुक्स, मूवीज और उन लोगों के आइडियाज जिन्हें आप रिस्पेक्ट करते हैं, उनके कोट्स को लिख लें और उन्हें दिन में कई बार अपने आप से दोहराएं। ये उन कामयाब लोगों के सोचने के तरीके को आपके दिमाग में बिठा देगा और आपके गोल को आपके सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड तक ले जाने में हेल्प करेगा, ताकि आपके लिए सही एक्शन लेना आसान होने लगे और आप आसानी से अपने गोल की तरफ बढ़ सकें। अफर्मेशन को प्रेजेंट टेंस में लिखें, क्योंकि इससे उन बातों को हमारे सबकॉन्शियस माइंड के लिए समझना आसान बनता है। अपनी अफर्मेशन में नहीं जैसे नेगेटिव वर्ड्स को यूज करने से बचें और उन्हें पॉजिटिव से बदलने की कोशिश करें। उन्हें प्रॉब्लम सेंट्रिक तरह से लिखने की बजाय सॉल्यूशन ओरिएंटेड रखें, जिनसे ये झलकता हो कि आपको सॉल्यूशन पर ध्यान देना है। और इस अफर्मेशन लिस्ट को किसी ऐसी जगह चिपका दें जिसे आप बार बार देख सकें। इसके साथ खुद को नए एक्सपीरियंसेस में पुश करें। इससे आपको फेलियर के डर पर काबू पाने में हेल्प मिलेगी। नए एक्सपीरियंस आपके माइंड में न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस को ट्रिगर करते हैं और अपने आसपास की दुनिया की एक अच्छी समझ प्रोवाइड करते हैं। ये नए एक्सपीरियंस छोटे या बड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप किसी ऐसे ट्रैक पर हाइकिंग कर सकते हैं जिस पर आप पहले कभी नहीं गए हों, या किसी नए तरह का म्यूजिक सुन सकते हैं। नए एक्सपीरियंस न सिर्फ आपकी न्यूरोप्लास्टिसिटी में इंप्रूवमेंट करते हैं, बल्कि स्टडी से पता चलता है कि वो हमारे माइंड के रिवॉर्ड सेंटर को भी एक्टिवेट करते हैं और डोपामाइन को रिलीज करते हैं, जो हमें खुशी महसूस कराते हैं। इसी के साथ नए एक्सपीरियंस हमें प्रेजेंट मोमेंट पर अच्छी तरह से फोकस करने में हेल्प करते हैं। हालांकि ये ध्यान रखना जरूरी है कि नए एक्सपीरियंस से होने वाले न्यूरोप्लास्टिक चेंजेस टेम्परेरी हो सकते हैं। इसलिए अगर आप अपने माइंड में परमानेंट बदलाव लाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आपको नए एक्सपीरियंस बनाने और मजबूत करने के लिए इसे बार बार दोहराना होगा। थैंक यू दोस्तों। आई होप आपको अपने माइंड के, अपनी ब्रेन के और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साइड को साइंटिफिकली समझने में हेल्प मिली होगी और बहुत सारी ऐसी बातें पता चली होंगी जो लॉजिकली बिल्कुल सही हैं, जिसके जरिए आप अपनी लाइफ में कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन को बहुत अच्छे से यूज कर सकते हैं और अपनी लाइफ में ऐसी चीजें मैनिफेस्ट कर सकते हैं जो आप हमेशा से चाहते थे। बस इस पैटर्न को अपने आप को बार बार याद दिलाते रहें और लाइफ में बहुत सारी चीजें मैनिफेस्ट करें। और अगर आप बुक समरी के इस हिस्से तक बने हुए हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप भी हमारी तरह किताबों से बहुत प्यार करते हैं।